चार्ज और फील्ड का पार्ट 2 है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने चार्ज और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन किया था। थोड़ा सा डिस्कशन हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में भी किया था। तो एक बार फिर से हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके 3 प्रॉपर्टी हैं। पहला एक तो प्रॉपर्टी है आप प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी, और तीसरा जो था वो था आपका क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था, जिसमें से पहली 2 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन एक बार फिर से हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या है डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी बॉडी पे या किसी भी मासिव सिस्टम पे जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो उन बॉडी में सभी चार्ज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। मतलब कि अगर एक बॉडी है और उसमें मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और ऐसे करते हुए Qn चार्जेस हैं, तो जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो उन सभी चार्जेस के सम के बराबर होगा, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा था मैथमेटिकली, तो वो आया था समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 टू n QI के बारे में, ठीक है। ये बातें हमने डिस्कशन की थी। इसके बिहाफ पे एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल निकलता है कि अगर मैं हाइड्रोजन आइसोटोप्स 1H1, 1H2 और 1H3 जो एटम्स हैं उन पे जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है आपसे। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि 1H1 एटम होता कैसा है। तो देखिए 1H1 एटम में क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ घूमने वाला आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और 1H2 में क्या होता है, तो 1H2 में एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और चारों तरफ घूमने वाला क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसे ही तीसरे में अगर मैं आऊं तो 1H3 में क्या होता है कि एक प्रोटॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ घूमने वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन तीनों केसेस में पूछा जाता है कि भाई इस पे कितना नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है, 1H2 में कितना नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है और 1H3 पे कितना नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आपको नेट अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, ठीक है, तो आप सिंपली कहिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो आप जानते हैं कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.6 प्लस इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आप देखिए तो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के साथ होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जो 1H1 पे जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 0 कूलम होता है। ऐसे ही अगर आप 1H2 की बात करिए तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी तो एक प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन तो बेसिकली एक अनचार्ज पार्टिकल है। तो उस केस में इसमें भी जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो भी तो 0 होगा लॉजिकली, ठीक है। और यहाँ भी देखिए तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रॉन पार्टिकल का जो चार्ज से कुछ लेना देना है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 1H3 पे भी जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो 0 ही होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं 1H1, 1H2 और H3 तीनों पे जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 0 ही होता है, ठीक है।
आई होप कि ये बात आपको समझ में तो आ ही रही होगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लें। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि चार्जेस को, ठीक है, इस यूनिवर्स में चार्जेस को न तो क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं। इसे बस क्या कर सकते हैं हम, इसे हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है इस यूनिवर्स में या किसी भी फिजिकल सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ओके, चलिए तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई आपकी? तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टीज को गवर्न किया था एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था मिलिकॉन, ठीक है। और मिलिकॉन्स के एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है ड्रॉप ऑयल एक्सपेरिमेंट। अब ये ड्रॉप ऑयल एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने कुछ रिजल्ट रिप्रेजेंट किए थे। तो वो क्या क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला रिजल्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा इस यूनिवर्स में, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से छोटा या कम नहीं हो सकता। सबसे कम जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो इतना ही हो सकता है। और एक्चुअली में ये चार्ज किस पे पाया जाता है? तो वो चार्ज पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पे ही, ठीक है, आप जानते ही हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मतलब जो रिजल्ट था, उसके अकॉर्डिंग all the charges will come into the integral multiple of charge on electron। यानी कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। मतलब कि किसी बॉडी पे या तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, या 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी पे फ्रैक्शनल या 1.5 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज हो या 2.5 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज हो, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा या एक प्रोटॉन की वजह से चार्ज होगा, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से, या 5 प्रोटॉन या 6 प्रोटॉन, 6.5 प्रोटॉन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो दूसरी बात है। तीसरी जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बोला, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, लिख जाइए इसको, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट बी divided into some fractional or decimal फॉर्म या पार्ट, सॉरी नॉट फॉर्म, पार्ट कह लीजिए आप, ठीक है। कहने का मतलब कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको कभी भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी कि जो नंबर ऑफ चार्जेस है उसको कभी भी हम ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होगा, 1 2 3 4 5, सीधी बात, ठीक है। और यही जो ये जो चीज लिखी हुई है,
इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी ये जो पूरा का पूरा पॉइंट लिखा है मैंने, इसी पॉइंट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन या फिर एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। याद रहेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्वांटाइजेशन या एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके। तो ये इतनी बातें थी इससे रिलेटेड। एक चीज मैं बताता चलूं कि जो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है ये इतना छोटे लेवल पे होता है कि हम इसको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको डेली लाइफ में देखने को या फील करने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। देखिए, चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट हैं, उसको आप चाहें तो फिर से नोट कर सकते हैं एक बार और। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे पिछले वीडियो में, इसमें मैं कुछ और बातें लिखवा देता हूं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है, उसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रिप्रेजेंट किया था। सुनते हैं ना, चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज निगेटिव होता है, तो वो सब बातें इन्होंने ही बताई थी। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन सबसे पहले विलियम विलियम गिलबर्ट ने किया था। ठीक है, तो क्लियर है। और तीसरी चीज कि जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ चार्ज है, ठीक है, उसको फैराडे ने गवर्न किया था। ठीक है, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझाई थी। इसके अलावा कुछ बातें और भी याद रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक बात तो ये है कि आपने चार्ज सुन लिया, एक और टॉपिक आता है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? तो मान लीजिए कि मतलब अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उस बॉडी का मास m होगा। और अगर मैं कहूँ कि इस बॉडी पे, चलिए मान लीजिए कि ऐसे ही मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। लेट सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है इस इलेक्ट्रॉन का एक मास होगा और इस इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज कितना है, तो आप कहिएगा कि जो स्पेसिफिक चार्ज है वो उस पार्टिकल या उस मासिव सिस्टम की पे चार्ज अपॉन उस बॉडी का या उस पार्टिकल के मास के रेशियो के बराबर होता है। फिर समझ लीजिए कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है किसी भी मासिव सिस्टम का, वो उस मासिव सिस्टम पे चार्ज और उस मासिव सिस्टम के मास के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप चाहिए तो एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। इसका यूनिट क्या होगा आपका? तो इसका यूनिट होता है आपका कूलम पर किलोग्राम, या चीज हम, या आप इसको बोल सकते हैं कूलम किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखने वाली बात है जो कि मास और चार्ज के बीच में है। तो याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी, ठीक है, देखिए ऑब्वियस बात है इस बॉडी का नॉर्मल कंडीशन पे तो इसका जो चार्ज होगा एट अ नॉर्मल कंडीशन वो कितना होगा? 0 होगा। और मास तो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा m रहेगा। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी? ये बॉडी बन जाएगी निगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे बॉडी निगेटिव चार्ज होती जाएगी, इस बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज करता जाएगा। बस ये बात याद रखिएगा। अगर बॉडी
इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर कंज्यूम करेगा, बॉडी क्या होती जाएगी, और निगेटिवली चार्ज होती जाएगी। तो जैसे जैसे बॉडी निगेटिवली चार्ज होती जाएगी, उस बॉडी का जो मास है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड है। अगर कोई मासी बॉडी जिसका मास मान लीजिए जो इनिशियल कंडीशन में 0 जिसका चार्ज है और मास m है, और इसमें से अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, और प्रोटॉन जैसे जैसे ज़्यादा होंगे इसका मतलब इस बॉडी, ये जो बॉडी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, और जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है इसका मतलब होता है कि उस बॉडी का जो मास है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज या कम हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ ही रही होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक तो स्पेसिफिक चार्ज और मास का कम या ज़्यादा होना चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये इतनी बातें तो थी। कुछ छोटी छोटी बातें और भी रह जाती हैं इसमें, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए, एक पहली बात तो ये कि मेथड ऑफ चार्जिंग एक टॉपिक रह जाता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब कि जिस मेथड का यूज करके किसी मासिव सिस्टम को, किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है उसे आप मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं, या इसी को एक भाषा में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि जिस मेथड का यूज करके हम किसी भी मासिव बॉडी को हम चार्ज करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, या फिजिक्स की भाषा में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, तीन डिफरेंट टाइप के नॉर्मली होते हैं। एक होता है आपका फ्रिक्शन मेथड, एक होता है आपका कंडक्शन मेथड, और एक होता है आपका इंडक्शन मेथड। तो जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फ्रिक्शन मेथड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी बॉडी को फ्रिक्शन देने पर अगर उस बॉडी में चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए तो उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रिफिकेशन करना, या कि मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कि इस बॉडी को चार्ज करना। दूसरा है आपका कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड का मतलब अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाए, तो कांटेक्ट में लाते ही अगर बॉडी चार्ज हो जाए तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन मेथड। और तीसरा है इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि अगर दो बॉडीज हैं, मान लीजिए कि ये है और एक मेरा हाथ है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाए बिना ही अगर ये बॉडी या ये बॉडी आपस में चार्ज हो जा रहे हैं, तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे इंडक्शन मेथड। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में तो आ ही रही होंगी। लास्ट टॉपिक इस पार्ट का रह जाता है, और वो ये है कि दो टॉपिक रह जाते हैं। एक तो हम लोग बात करेंगे मास और चार्ज के बीच में एक कंपैरिजन रह जाता है, तो उसको भी जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो मास वर्सेस चार्ज, मास वर्सेस चार्ज क्या है, तो इधर हम चाहें तो लिख सकते हैं चार्ज, और इधर हम चाहें तो लिख सकते हैं मास। चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग कंपैरिजन करते हैं। पहला पॉइंट, चार्ज अपने आसपास जिस फील्ड को बनाता है उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मास अपने आसपास या मास की वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हम फील करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं
कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और मास की वजह से जिस फोर्स, यानी कि मास की वजह से जो फोर्स हम लोग फील करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए ये दो बातें। ओके, तीसरी एक डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसकी वजह से है? एक तो चार्ज की वजह से। ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। मास की वजह से जो फोर्स जनरेट हो जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं, वो केवल नेचर में कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, जानते ही होंगे, 9, 10, 11 तीनों साल पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ओके, कुछ और बातें। चार्ज, ठीक है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है मतलब मैंने अभी लास्ट पार्ट में ही बताया, लेकिन मास जो है वो अनक्वांटाइज्ड है। अच्छा, इसका मतलब मैं फिर से बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते, लेकिन जो 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 मास है वो फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि 1 किलो मास और आधा किलो मास, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन हो गया 0.5 मास। लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज और आधे इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज। हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा या 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, जो चार्ज है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो चार्ज है वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी से फ्री है। लेकिन यानी कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो वेलोसिटी पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो अमाउंट ऑफ मास होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे ही। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो मास भी घट जाएगा। ठीक है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीसरी बात कि लास्ट बात एक चीज समझिएगा कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एक्चुअली में, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो मास पे डिपेंड करता है। और मैंने लास्ट पार्ट में ही बताया था कि चार्जेस ऑलवेज कम विथ मास, यानी मास नहीं तो चार्ज नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर चार्ज ना हो, अगर चार्ज ना हो तो मास भी नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है। चार्ज जीरो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि मास जीरो हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट रह जाता है चार्ज से, वो ये है कि चार्ज का यूज क्या क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं, आप चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यूजेस ऑफ चार्ज, तो यूजेस ऑफ चार्ज क्या क्या है, तो कुछ तो यूज है जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, हवा, समझ रहे हैं ना। ये तो खैर हो गई नॉर्मल बात जो हमने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। एक, या इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग नॉर्मली करंट या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। ठीक है, ये तो एक बहुत जेन्युइन यूज होगा जो एक आम इंसान डेली लाइफ में। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है चार्ज का, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने में बड़ा इसका रोल है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट
मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए या मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी करने के लिए हमको चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है सिग्नल सिग्नल्स में या कह सकते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज है और भी बहुत से यूज है। तो ये जो यूजेस हैं आपको डेली लाइफ में देखने को भी मिल जाएंगे, आप फील भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चार्ज से रिलेटेड थ्योरी है, मोस्ट ऑफ, मैं ये तो गारंटी नहीं ले सकता कि मैंने लगभग 100% चीज़ चार्ज के बारे में बता दी है, बट मैंने कोशिश पूरी की है कि चार्ज से रिलेटेड जितना भी पॉइंट कवर किया जा सके वो कवर कर दिया हूँ। अब इस चार्ज और फील्ड से रिलेटेड पार्ट 3 में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ 20, 25, 30 अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कराऊं, ताकि आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ उतना मैं बता दिया आपको। अगर कुछ कमी रह गई तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि मैंने क्या नहीं बताया और क्या भूल गया हूँ मैं। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और थर्ड पार्ट में हम लोग मिलते हैं।